शर्मा परिवार में काफ़ी चहल पहल का माहौल था। अरे भाई, होता भी क्यों नहीं, आखिर उनके छोटे बेटे रवि की आज दुल्हनिया जो आ गई थी। सब लोग बड़े खुश थे और दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। बड़ी बहू महिमा चावल से भरा लोटा दरवाजे पर रखाई थी और अब सब लोग तालियों से मीरा और रवि का स्वागत कर रहे थे। चलो चलो मीरा, चावल से भरा कलश अपने दाहिने पैर से गिराओ और अंदर आ जाओ। जी भाभी। मीरा ने जैसे ही चावल से भरा कलश घर के अंदर गिराया तो उसमें से गिरने वाले चावल काले हो गए। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो गए। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो सफ़ेद चावल ही लाई थी देखकर। ये तो अपशगुन हो गया ना, भाभी के घर आते ही अपशगुन। अरे कुछ चला गया होगा चावलों में, ज़्यादा मत सोचो। नहीं नहीं, बहू को डरा रहे हो सब। कुछ नहीं बहू, तू खुशी से अंदर आ जा। ये सब चीज़ें तो होती रहती है शादी वाले घर में। कुछ चला गया होगा चावलों में। हाँ, तुम अपना मन उदास मत करो मीरा, आओ गृह प्रवेश करते हैं। हाँ हाँ मीरा, इन सबको भूल जाओ। आओ ससुराल में पहला कदम रखो। सबके कहने पर मीरा इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और गृह प्रवेश करती है। सब लोग मीरा के आने से खुश थे। उस रात हंसी मजाक करते हुए रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला और अगली सुबह मीरा का रसोई में पहला दिन था। मीरा बहू, रसोई में तिलक करने के बाद कुछ मीठा बना देना, ठीक है? आज पहली रसोई है ना तुम्हारी? जी माँ जी। महिमा बहू, मीरा बहू को जो भी चीज़ें चाहिए वो दे देना, ठीक है? मैं बाहर पूजा करने बैठ रही हूँ। जी ठीक है माँ जी। मीरा, ये है सूजी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और दूध। तुम्हें कुछ और चाहिए? बस भाभी, मैं पहले हलवा बना देती हूँ, फिर खाना मिलके बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तब तक मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। जी भाभी। महिमा सब्ज़ी लेकर आती है और मीरा हलवा बना रही होती है। तभी रसोई में पिंकी आती है। अरे वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो आप? मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना थोड़ी किशमिश भी डालिएगा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पर किशमिश कहाँ पड़ी है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मैं डाल देती हूँ। ठीक है। पिंकी ड्रॉअर से किशमिश लाती है और डाल देती है। ठीक है भाभी, मेरा काम हो गया, मैं अब चलती हूँ। काम हो गया? अब मतलब किशमिश डाल दी ना मैंने, तो हो गया ना काम। अच्छा अच्छा ठीक है। पिंकी के जाने के बाद मीरा थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर चली जाती है और जब वापस आकर देखती है तो महिमा हलवे में कुछ डाल रही थी। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं मीरा, हलवे में ना मीठा थोड़ा कम लगा। यहाँ सब थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, तो बस वही डाल रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, तो अब ले चले हलवा बाहर, सब लोग टेबल पर आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल ले चलते। चलो तुम हलवा ले लो, मैं बाकी का खाना ले आती हूँ। मीरा और महिमा ने टेबल पर सारा खाना और हलवा लगा दिया और सब लोग बड़े उत्साह से टेबल पर बैठे हैं। लो लो जल्दी करो, तुम्हारे हाथ का हलवा खाने के लिए सब लोग तरस रहे हैं। हाँ भाई, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा पति तरस रहा है, देखो तो इसे ज़रा। हाँ हाँ, मैंने सबके लिए हलवा बनाया है, ये देखिए। मीरा, ये हलवा तो देखो, ये लाल खून जैसा है। ये कैसे हो गया? मैंने खुद बनाया था हलवा और चखा भी था। हाँ हलवा सही था, मैंने ही तो चीनी डाली थी इसमें। हाँ, मैं भी किशमिश डाल आई थी। ये क्या हो रहा है माँ? जब से मीरा भाभी घर आई है कुछ न कुछ अपशगुन हो रहा है। उस दिन गृह प्रवेश में वो हुआ और आज उनकी पहली रसोई की रस्म भी खराब हो गई। हाँ, अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है माँ जी। अरे पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो लगता है हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। पर ये सब क्यों हो रहा है और कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू, तुम ना ज़्यादा सोचा मत करो, अपना मूड मत खराब करो। हाँ माँ सही कह रही है मीरा, हम करेंगे इस बारे में कुछ, लेकिन तुम अभी परेशान मत हो, ठीक है? हाँ भाभी, आइए बैठिए, हम सब नाश्ता कर लेते हैं साथ में। चलो आ जाओ मीरा, बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। इस हलवे को मैं बाहर फेंक आती हूँ। मीरा जब से घर में आई थी उसके साथ काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जिसके बाद अब उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। पर इन सब के बीच उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होने वाली थी। उसे शगुन देने पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली थी। मीरा बहू,
पड़ोस की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाए को आने वाली है। तुम आज शाम तैयार रहना, ठीक है? और कुछ अच्छा सा पहन लेना और श्रृंगार भी अच्छे से करना बेटा। जी माँ जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। महिमा और पिंकी, तुम दोनों मीरा बहू को तैयार होने में मदद कर देना। जी माँ जी, ठीक है। शाम को पिंकी और महिमा मीरा की तैयार होने में मदद करने लगे। मीरा, ये क्रीम लगा लो, तुम्हारा चेहरा इससे बहुत सुंदर लगेगा। हाँ भाभी, और मैं आपके लिए मेरा नया वाला पाउडर भी लाई हूँ, ये भी लगाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मीरा, ये माँ जी ने तुम्हारे लिए मुल्तानी मिट्टी भेजी है, ये लगा लो तैयार होने से पहले। ठीक है भाभी। मीरा सब कुछ लगाने के बाद अच्छे से तैयार हो जाती है। अरे वाह भाभी, अब तो बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, मोहल्ले की औरतें तो जल बुन ही जाएंगी तुम्हें देखकर। अरे भाभी, माँ ने कहा था घूंघट डाल के नीचे आइएगा, फिर औरतें आपकी मुंह दिखाई करेगी ना। हाँ हाँ, चलो घूंघट डाल लो। पिंकी, तुम मीरा को लेकर आओ, तब तक मैं नीचे सब कुछ देख लेती हूँ। पिंकी मीरा को नीचे ले आती है और सारी औरतें मीरा को देखने के लिए आगे आती हैं। और जैसे ही वो मीरा के चेहरे से घूंघट हटाती है, वैसे ही मीरा का सारा चेहरा लाल लाल दानों से भर गया हो दिखती है। अरे कावेरी बहू, तेरी बहू का चेहरा तो लाल लाल दानों से भरा हुआ है, कितनी अजीब लग रही है ये, जरा देखो तो। माँ जी, अभी तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, अब न जाने कैसे ये सब। अरे कोई बात नहीं बहू, तू जाकर ना अपने चेहरे पर कुछ लगा ले, जा बेटा। मीरा अपने चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और उदास हो जाती है। पर अब उसे शक होने लगता है कि उसके साथ ये जो भी अपशगुन हो रहे हैं, उसमें घर वालों में से ही किसी का हाथ है। पहले महिमा भाभी ने मुझे कुछ लगाने को दिया, उस दिन भी हलवे में उन्होंने चीनी डाली थी। पर पिंकी भी तो रसोई घर में आई थी और आज भी वो अपना पाउडर ले आई थी। और माँ जी ने भी तो मुल्तानी मिट्टी भेजी थी। इनमें से कौन हो सकता है जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर रहा होगा? या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मीरा का वहम था या सच में उसी के ससुराल में से ये सब चीज़ें कोई उसके साथ कर रहा था? मीरा अब ये खुद नहीं समझ पा रही थी। मीरा के साथ उसके ससुराल में जो कुछ भी हो रहा था अब उसे परेशान करने लगा था। पहले गृह प्रवेश में अड़चन आना, उसके बाद उसकी पहली रसोई का खराब हो जाना, और आज तो उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता था। मीरा को अब अपने ससुराल वालों पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि कोई तो है उसके ससुराल में जो ये सब कर रहा है, पर इसके साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कहीं ये सब उसके मन का वहम ना हो। इसलिए उसने सोचा कि वो इस बारे में अपने पति से बात करेगी। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो मीरा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सारे अपशगुन। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये सब सोच रही हो मीरा, तुम इन सब अंधविश्वास को मानती हो? मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मैं कैसे इसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ रवि? सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई काला जादू करता है, तभी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। ये कैसी बातें करती हो तुम मीरा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं समझ रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ रवि, ये सारी चीज़ें काला जादू करने वाला ही कर सकता है। अरे बस करो, अब सो जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, ठीक है? मीरा की बातें सुनकर रवि उस पर काफ़ी गुस्सा हो गया था, और शायद उसका गुस्सा सही भी था, क्योंकि मीरा उसके परिवार पर काला जादू करने का आरोप लगा रही थी। रवि से बात करने के बाद मीरा ने सोचा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। उसे इन सब बातों पर ध्यान ना देकर अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसने इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। माँ, मैं सोच रही थी कल रविवार के दिन हम सब कहीं घूमने चलते हैं, आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलते हैं। वैसे भी इतने दिन से ये सब हो रहा है, सबको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ, हम सब ना पिकनिक करने चलते हैं, साथ में मज़ा आएगा। हाँ भाभी, बहुत अच्छा आइडिया है। मीरा का आइडिया सुनकर सब लोग अगले दिन पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगे। सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में आज खुशी का माहौल था। अरे चलो साहब, बस आ गई है। हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं। आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है ना भैया? हाँ बिल्कुल। मीरा कहाँ रह गई? चलो भी मीरा। हाँ हाँ, अभी आई। मीरा के बस पे चढ़ते ही बस को एक ज़ोर का झटका लगता है और बस हिलने लगती है। ये क्या,
मीरा भाभी जब भी आती है ना कुछ अपशगुन होता ही है। ऐसा नहीं बोलते पिंकी, चुप रह। और नहीं तो क्या, जब भी ये कुछ करती है काम बिगड़ता ही है माँ। वैसे पिंकी कह तो सही रही है माँ, मीरा जब से इस घर में आई है आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। हाँ मैं जानती हूँ, पर इसमें मीरा की कोई गलती नहीं। रवि और मीरा की लव मैरिज है, इसलिए उनकी कुंडलियाँ भी नहीं मिलवाई। मुझे तो लगता है शायद कुंडली में कोई दोष होगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मेरी कुंडली में कोई दोष नहीं है। अब आप तो ऐसा कहेंगे ही ना भाभी, आप खुद ही देख लीजिए कैसे सारी चीज़ें आपकी वजह से बिगड़ रही है। पिंकी बस बहुत हो गया, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं, सबका मूड खराब मत करो प्लीज। आपको लगता है मीरा भाभी के रहते सब अच्छा होगा? पिंकी चुप हो जा। चलो सब बस पे बैठो और कोई कुछ नहीं सोचेगा इस बारे में आगे। हाँ हाँ चलो। सारे लोग बस में बैठ जाते हैं, पर सबकी कही हुई बातें मीरा को बहुत चुभती है, पर वो सबका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। पिकनिक की जगह पर पहुंचते ही सब लोग मज़े से झूम उठे। थोड़ी देर खेलने और खाने के बाद मीरा सबके लिए पानी की बॉटल्स ले आती है और सबको देती है, पर जैसे ही सब लोग वो पानी की बॉटल्स खोलते हैं तो पानी खून में बदल जाता है। अरे ये क्या है? ये देखो भैया, पानी खून हो गया है पूरा। मैंने पहले ही कहा था मीरा भाभी के होते कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर के साथ? ये पानी की बोतल्स रख दो सब लोग, मैं दूसरी ले आता हूँ, ठीक है? मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम यहीं रुको, फिर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रवि आप भी? मीरा के प्रति सबका नज़रिया बदल गया था। अब हर बात के लिए उसे ही दोषित या अपशगुनी माना जाने लगा था, यहाँ तक कि अब रवि भी उसका साथ नहीं दे रहा था। बीच में एक जगह पर बस रुकती है, वहाँ सामने ही शिव जी का मंदिर था, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि वहाँ दर्शन कराते हैं। सब लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कावेरी का पैर मुड़ जाता है। मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, तुम सब दर्शन कराओ। ठीक है माँ, आप यहीं बैठिए, हम सब दर्शन करके आते हैं। दर्शन करते वक्त जब पंडित जी ने मीरा को देखा तो उन्हें कुछ आभास हुआ और उन्होंने मीरा के कानों में कुछ कहा। सब लोग हैरान हो रहे थे कि पंडित जी ने मीरा के कानों में क्या कहा। क्या कहा पंडित जी ने? हाँ, और सिर्फ तुमसे ही बात की, हमसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मीरा बताओ तो क्या कहा पंडित जी ने तुमसे? पंडित जी ने हमारे घर एक पूजा करने को कहा है, ग्रह शांति की पूजा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे घर पर लगी बुरी नज़र दूर हो जाएगी। तो हम सब कल ही ये पूजा करवा लेते हैं फिर, क्यों भैया? हाँ, घर की शांति के लिए पूजा तो करनी ही चाहिए। मीरा के कहने पर अगली सुबह सब लोग पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग आ गए हैं ना? हाँ, सब लोग यहीं हैं, बस माँ नहीं दिखाई दे रही। माँ कहाँ है? पता नहीं, कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर पंडित जी ने कहा था कि घर के सब लोगों को पूजा में बैठना होगा, तभी घर की शांति अच्छे से हो पाएगी। मैं माँ को लेकर आता हूँ। जी भैया। आकाश कावेरी को उसके मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती ले आता है। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती पूजा में। माँ बस कुछ देर की तो बात है, पूजा खत्म होती ही आप आराम कीजिएगा। नहीं, मैं जा रही हूँ। माँ बस कुछ वक्त लगेगा, आप बैठिए तो सही, मैं पूजा शुरू करती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम। मीरा जैसे ही माँ मृत्युंजय का जाप करने लगती है, कावेरी उठ के जाने लगती है। अरे माँ कहाँ जा रही है आप? मैंने कहा ना मैं बैठ नहीं सकती पूजा में, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? पर माँ जी ऐसा क्या है जो आप नहीं बैठ सकती पूजा में? हाँ माँ, पूजा ही तो है बस। माँ बैठिए ना, मीरा तुम बोलो मंत्र। नहीं कहा ना, मतलब मत बोलना मंत्र, वरना मेरे काले जादू का असर चला जाएगा। कावेरी अपने गुस्से में अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देती है। हाँ, अब माँ ने सच बोला। मुझे कल ही पंडित जी ने बता दिया था कि माँ ही है वो इंसान जो मुझ पर काला जादू कर रही है, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं आ रही थी। माँ क्यों किया आपने ये सब? तूने बिना मुझसे पूछे मीरा को अपनी पत्नी चुन लिया, इसलिए मुझे लगा अगर मैं इसे मनहूस साबित कर दूं तो तू उसे छोड़ देगा। बस इसी वजह से काला जादू कर रही थी इस पर। माँ आप ये सब कैसे कर सकती हो, मुझे माफ़ कर दो। मेरा बहू, मैंने गुस्से में आकर ये सब कर दिया। हम लोग आपको भगवान से भी ऊपर समझते थे माँ, और रही बात माफ़ी की,
तो हम में से कोई आपको माफ़ नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। आपकी वजह से मीरा को क्या क्या नहीं सहना पड़ा माँ जी। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ये सब कर रही है। कहते हैं कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। उस दिन कावेरी सबकी नज़रों में गिर गई। वो सबके साथ रहती थी, पर अब कोई भी उसे वो प्यार और इज्जत नहीं दे पा रहा था जो पहले थी। उसका काला जादू अब उसकी काली किस्मत बन चुका था। क्या घर में दो दो बेटे हैं? नहीं नहीं नहीं, आजकल ये परेशानी किसको चाहिए। दो बेटे हो, फिर दोनों के बीच बंटवारा भी करो, झगड़े भी करो। नहीं 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 नहीं। अरे आजकल साथ में रहता कौन है? 2 बेटे हैं तो क्या हुआ, पैसा भी तो इतना ही है इनके पास। पहले कुछ वक्त साथ रहेंगे, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बात तो ये भी सही है। आजकल इतना राम लक्ष्मण जैसा प्यार किसी में थोड़ी ना रहा है। और नहीं तो क्या, शादी होने के बाद कौन से भाई साथ रहते हैं आजकल। आजकल का ज़माना ही यही है, 6 महीने साथ रहेंगे फिर अपने अपने रास्ते। और सास तो बूढ़ी है, कभी भी चल बसेगी। ठीक है, अगर तू इतना कह रही है तो मैं रिया का रिश्ता अग्रवाल परिवार में करवाने के लिए राजी हूँ। तुम भी उनसे बात कर लेना। अरे ठीक है, बात कर लूंगी मैं उनसे। मैं कह रही हूँ ना, रिया बहुत खुश रहेगी उस घर में। शीला की सहेली ने जब उससे अग्रवाल खानदान की बात की तो शीला को उसकी बात समझ में आई और उसे भी लगा कि आजकल कौन से भाई एक साथ रहते हैं। आज नहीं तो कल अलग तो हो ही जाएंगे और उसके बाद तो उसकी बेटी का ही राज होगा। इसलिए शीला अपनी बेटी का रिश्ता कावेरी के छोटे बेटे अनुज से करवाने के लिए तैयार हो गई। अरे बधाई हो छोटे, तेरी तो निकल पड़ी। अब मैं फाइनली उस गाने पे डांस कर पाऊंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। ये लो, इसे देवरानी आने की इतनी खुशी नहीं जितनी गाने पर डांस करने की है। बोलो। अरे खुश तो है, ऐसा क्यों कह रहा है? इतने दिनों बाद तो घर में खुशियां आई है, सब लोग हंस रहे हैं। 1 मिनट रुको, मैं तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। अरे माँ, हमें किसकी नजर लगने वाली है? हम तो हमेशा साथ ही रहेंगे, देखना तुम। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब हमेशा ही साथ रहो। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब साथ ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जहाँ अग्रवाल परिवार में आपस में इतना प्यार था, वहीं दूसरी तरफ रिया के मन में उसकी माँ के शब्द थे कि अलग होने में ही खुशी होती है। जब वो इस परिवार में शादी करके आई तो थोड़े वक्त तक तो उसने इंतजार किया, लेकिन जब उसे लगा कि यहाँ तो कोई भी अलग होने की सोच तक नहीं रहा तो उसने ये बात अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया। अरे कहाँ माँ, यहाँ तो कोई भी अलग होने की बात तो क्या, लेकिन सोच भी नहीं रहा। आपने तो कहा था कुछ वक्त ही साथ रहना होगा, यहाँ तो सब लोग हम साथ साथ हैं, खेल रहे हैं। अरे मुझे क्या पता था कि इनका आपस में इतना प्यार है कि ये लोग गोंद की तरह चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो माँ अब क्या करें? अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास तो एक से एक नुस्खे हैं इन्हें अलग करने के। तू बस जैसा मैं कहती जाऊं वैसा करती जा, फिर देख कैसे ये सब अलग होते हैं। ठीक है माँ। रिया की माँ और रिया ने मिलकर ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर दिया जिससे अग्रवाल परिवार के बीच में दरार पड़नी शुरू हो जाए। शुरुआत हुई पैसों से। अरे आज पता है, मैं बाजार गई थी तो वहां इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां थी, क्या ही बताऊं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तो 2-3 उठाई ली। अच्छा किया तुमने, तुम्हें अच्छी लगी ना, बस यही बहुत है। हाँ सही बात है, घर की बड़ी बहू है तू, आखिर इतना हक तो तेरा बनता ही है। ये अच्छा मौका है, अभी इसका फायदा लेना चाहिए। अभी कमरे में जाकर अनुज के कान भरती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आज भाभी बाजार गई थी, वहां से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ ले आई है। तुम्हें पता है ना, मेरा भी कितना मन होता है साड़ियाँ लेने का। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें किसने रोका है? तुम भी ले लो साड़ियाँ। पर आपको तो भैया को हर बात का हिसाब देना पड़ता है ना, कि कितना खर्चा किया, क्यों किया। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं जानती हूँ, भैया और भाभी इस घर के बड़े हैं, इसलिए सब कुछ उनके हाथ में है। आपको हर बात के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर हम अलग रह रहे होते तो आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता
और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाती। अरे रिया, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, आइए ना भाभी। अरे रिया, तुम अपनी साड़ियाँ लिए बिना ही आ गई। मेरी साड़ियाँ? अरे ये साड़ियाँ मैंने तुम्हारे लिए ही तो ली थी, मेरे पास तो है ही। अरे तुम नई दुल्हन हो, तुम्हें जरूरत होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आई थी सब। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाभी। अच्छा चलो तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। देखा, तुम खामखा परेशान हो रही थी। और रही बात भैया से पूछने की, तो बिजनेस का सारा हिसाब मैं रखता हूँ और घर का भैया। हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ खर्चे पूछते ही रहते हैं। इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रिया। इस घर में कोई किसी से कम नहीं है, सब एक जैसे हैं। चलो अब मुस्कुरा दो। और ये साड़ियाँ देख लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये मुसीबत है, जितना इन लोगों को अलग करने की कोशिश करती हूँ होती ही नहीं। ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि इनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत भर जाएगी। रिया की कोशिश हर बार नाकामयाब गई थी, इसलिए उसने इस बार कुछ ऐसा सोचा जिससे घर वालों के बीच गलतफहमी हो जाए। अरे क्या हुआ दिव्या बहू, क्या ढूंढ रही है कब से? माँ जी, सुबह से मेरा वो मोतियों वाला असली हीरे का हार नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। अरे ठीक से देख, यहीं कहीं होगा। नहीं माँ जी, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अब आएगा मजा। वो हार तो मैंने ही चोरी किया है, और जब वो हार मेरे कमरे से मिलेगा तो दिव्या भाभी मुझसे झगड़ा करेंगी और मैं बेचारी बनकर अनुज के पास जाऊंगी। अरे क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे मेरा वो असली हीरे का हार नहीं मिल रहा है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। अरे एक काम करिए, हर किसी के कमरे में देख लीजिए, शायद गलती से किसी के पास चला गया हो। अच्छा ठीक है। दिव्या हर कमरे में उस हार को ढूंढती है, और आखिर में जब सब लोग रिया और अनुज के कमरे में हार को ढूंढते हैं तो वो अलमारी से मिलता है। अरे ये हार यहाँ कैसे? ये हार मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चुराया भाभी, सच में। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अनुज जी, मैंने नहीं चुराया ये हार, सच में। अरे अरे रिया, रो मत। ये हार इस्त्री वाले कपड़ों के साथ यहाँ आ गया होगा। तुम क्यों चुराओगी मेरा हार? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कभी भी इस घर में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ रिया, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। अगर भगवान भी आकर कह देना कि ये सब तुमने किया है, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। चलो रोना बंद करो, अब ये हार मिल गया ना, यहाँ गलती से कपड़ों में आ गया होगा। और वैसे भी घर में ही तो था ना हार, कहीं गया थोड़ी ना था। आज से ये हार तुम्हारा, मेरी तरफ से। हैं? पर भाभी, ये तो आपको आपकी माँ ने दिया है ना। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम पर ना ये बहुत अच्छा लगेगा। आज से तुम्हारा। चलो अब मुस्कुरा भी दो रिया रानी। रिया जिस परिवार को तोड़ना चाहती थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परिवार की एकता और प्यार इतना मजबूत भी हो सकता है कि कोई ताकत और गलतफहमी उसे तोड़ ही नहीं पाएगी। अरे क्या हुआ, हमारा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं? नहीं ना माँ, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे ढीठ लोग हैं, कुछ असर ही नहीं होता इन पर तू फिक्र मत कर, मेरे पास एक और प्लान है। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये परिवार 2 टुकड़ों में बट जाएगा। माँ, तुम जिस परिवार को तोड़ने की बात कर रही हो ना, वो मेरा परिवार है, और अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। अरे ये क्या बोल रही है? सही कह रही हूँ मैं ही पागल थी जो परिवार को जोड़ने की बजाय उसे तोड़ने की बातें कर रही थी। इस परिवार में खुशियाँ हैं, प्यार है एक दूसरे के लिए। माँ, यहाँ लालच और कपट के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ कोई एक दूसरे को गिराने के बारे में नहीं, बल्कि उठाने के बारे में सोचता है। तो तू इस घर में सबके साथ रहेगी? हाँ माँ, मैं सबके साथ रहूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि अलग रहने से सिर्फ आपको अकेलापन मिलता है, साथ रहने से आपको सबका साथ, प्यार और अनुभव भी हासिल होता है। और एक बात माँ, अगर तुम्हें आज के बाद बंटवारे की बात करनी हो ना, तो मुझे फ़ोन मत करना। अरे मेरी बात तो। लेकिन तब तक फ़ोन कट चुका था। ये कहानी मंजू के परिवार की है, जो एक सरकारी टीचर होती है। वहीं उसके दोनों बेटे और बहुएं भी अच्छी नौकरी पर होते हैं, लेकिन सभी लोग अपने पैसे खर्च करने के लिए रोते रहते हैं।
एक दिन बुआ जी कहती हैं, लगता है मंजू तुम्हारे घर में सब इतने बिजी हैं कि किसी को घर के पर्दे बदलने का भी टाइम नहीं है। बुरा न मानना, पर इससे अच्छे पर्दे तो हम लोगों की कामवाली के घर है। तो क्या मजबूरी है जो इतने गंदे पर्दे लगा रखे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया इन पर्दों को? और करना ही क्या है? वक्त किसके पास है कि वो पर्दे खरीदने जाए? वक्त या पैसा? वैसे घर के पर्दों को तो देखो, कितने गंदे हो रखे हैं। लग रहा है सालों से ना धुले हो। लाओ दे दो, मैं ही धो लाऊंगी। वो बुआ जी, मैंने तो इनको बदलने को बोला था, लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है। वो क्या है ना, आप तो जानती है कि सभी नौकरी वाले हैं। पर्दे तो छोड़ो, तुम लोग ये बताओ, घर की सफाई कितने दिनों बाद करते हो? घर भी कितना गंदा हुआ पड़ा है, जाले मिट्टी सब है। ये क्या है बुआ जी, जब से आई है कमियां ही गिना रही है। वैसे बुआ जी पिछले हफ्ते ही घर साफ करवाया था, न जाने इतनी जल्दी गंदा कैसे पड़ गया। बहू, पैसों से ही घर नहीं बनता, घर बनाने के लिए घर को देखना भी पड़ता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस घर में तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा सकती, कितनी गंदगी है। सुना तुमने बहू? तभी मैं बार बार तुम लोगों से बोलती हूँ, काम पर जाने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई कर दिया करो। अरे काम ही सब कुछ नहीं है, घर को देखना भी जरूरी है। नहीं तो कोई काम वाली रख लो। अरे कम से कम वो तो काम करेगी। काम वाली? वाह, काम वाली कोई मम्मी जी फ्री में है क्या? अरे मोटा पैसा लेती है, मोटा। देखिए मम्मी जी, सुबह इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो प्लीज आप ही करके चली जाया करे, मेरे से तो कोई उम्मीद ना करे। और हाँ, काम वाले का पैसा भी माँ जी आप ही दे देना। मैं भी मम्मी जी अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ऊपर से बुआ जी का लेक्चर, मेरे तो तोते ही उड़ रहे सर पर। आराम नहीं करूंगी तो कल फिर ऑफिस कैसे जाऊंगी? अगले दिन घर की बिजली चली जाती है। सभी काम पर जाने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये बिजली को क्या हो गया? कल से आई नहीं क्या? अरे न पानी है ना हवा, क्या हो गया बिजली को? बिल तो दे दिया था ना। वो मम्मी जी, इस महीने का बिजली का बिल ना भरने के कारण बिजली विभाग वालों ने बिजली काट दी है। मैं तो कब से बोल रही थी कि बिल भरना है, बिल भरना है, बिल भरना है। मेरी कोई सुने तब ना। क्या तुम लोगों ने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? और बहू, बोलने से बिजली का बिल नहीं भर जाता, पैसे लेकर जाने होते हैं और पेमेंट करना होता है। किया था ना तूने? मुझे किस खुशी में करना था? कैसी बात कर रही हैं आप? मम्मी जी, बिल हम क्यों भरे जब हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते? बिल अगर कोई भरेगा तो वो है जेठानी जी, क्योंकि उनके कमरे में एसी है, हमारे नहीं। वाह वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन हम क्यों? माना हमारे पास एसी है, लेकिन हम सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, तो एसी का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। और पिछले महीने हम छुट्टी पे गए हुए थे, तो हमने तो बिजली का यूज ही कहाँ किया। ना बाबा ना। अरे माँ, आप ही भर दीजिए ना बिल। वैसे भी हम सबसे ज्यादा आप ही घर पर होती हैं। हर मोटी सैलरी के साथ पापा की पेंशन भी तो ले रही हैं आप क्या? हाँ माँ, सही तो बोल रहा है छोटा, भर दीजिए ना बिल। क्या करेगा इतना सारा पैसा दबाकर? तुम लोगों के होते हुए बिल मैं क्यों भरूं? अरे तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में खर्च नहीं हुआ क्या? कितना खर्च हुआ था पता है तुम लोगों को? मम्मी जी, आप क्यों नहीं भरेंगी? आप भी तो इसी घर में रहती हैं, और कौन से माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं करते? पर आपकी तरह हिसाब थोड़ी ना मांगते हैं। जिस तरह से तुम सबको पैसे बचाने हैं ना, उसी तरह मुझे भी अपने लिए पैसे बचाने हैं, क्योंकि मुझे डर है बुढ़ापे में तुम लोग कहीं मुझे छोड़ ना दो। इसलिए बिल तुम लोग आपस में सलाह मशवरा करके भर देना। मैं चली गंगा नहाने, वहीं रहूंगी शीला के पास। जब बिजली आ जाए तो बता देना। पर कोई भी बिजली का बिल नहीं भरता। ऐसे ही हर बात पर सब तू मैं करते रहते हैं, और एक दिन इन सभी झगड़ों से परेशान होकर अब मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं घर का बंटवारा कर रही हूँ। अब इस घर में 2 अलग अलग चूल्हे जलेंगे, सब अलग अलग रहेंगे, तो कम से कम 2-4 दिन यहाँ वहाँ करके मेरा तो गुजारा हो जाएगा। मम्मी जी, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है।
मैं भी नहीं पाल सकती सबको। अरे अब अपनी जिंदगी देखनी है या फिर इन लोगों के फालतू खर्चे ही झेलते रहें? हाँ मम्मी जी, ये फैसला आपको ना पहली बार में ही कर देना चाहिए था, तो इतना सब कुछ होता भी नहीं। अरे हमें भी तो देखना है अपना घर। चलो, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। बंटवारे के कुछ दिन बाद ही दोनों ही घरों में एक बार फिर हलचल होती है। कितना खर्चा बढ़ गया है, और ये किस किस चीज के बिल बनने हैं? अरे ये पानी का भी बिल आता है क्या, वो भी इतना ज्यादा? देखो ये सब तुम देख लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, आज सब्जी क्या है? सब्जी? उसका बजट कहाँ है? वो तो वहीं तक था, दाल और सब्जी दोनों ही हो जाती थी। यहाँ तो या तो दाल या सब्जी। बाकी आप तो जा रहे हो, लेकिन मैं और अकेले कैसे करूंगी ये सब? इससे बढ़िया तो पहले वाला था। बंटवारा करने के बाद मेरा काम तो उल्टा बढ़ ही गया है, घटने की बजाय। शाम को देवरानी के घर। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि मुझे देर हो जाएगी, तुम बना लेना। अरे देखो, खाना भी मैं नहीं बना सकती, इतना काम मेरे बस की बात नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे ये खाना वाना बनाना नहीं आता। अब तुम आ गई हो तो जल्दी से बना दो। भूख के मारे चांद और तारे सब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इतना थक के आने के बाद मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। इससे तो पहले वाला ही ठीक था, जब भी मुझे देर हो जाती थी खाना पका पकाया मिल जाता था। उधर जिठानी। खाना बनाने का शौक है मुझे, लेकिन ये इतने सारे बर्तन, ये कौन मांजेगा? कितना अच्छा था, बस खाना बनाकर रानी की तरह कमरे में सो जाओ। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम एक साथ थे तो हमारे काम बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से काम कम हो जाता था। और अब जब सबको अपना काम खुद करना है तो काम बढ़ेगा भी और बिगड़ेगा भी। सही बोल रही है माँ जी, अब तो अकेले घर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही माँ जी, इतना काम तो मेरे दादा परदादा ने भी कभी नहीं किया होगा। मैं तो कमा कमा कर थक गया, लेकिन खर्चे पूरे ही नहीं हो पा रहे। भैया मैं भी घर आता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। तो सभी साथ रह लो, बस महीने का खर्चा और जिम्मेदारियां आधी आधी कर लो। क्यों? सभी सास की बात मान लेते हैं और प्यार से रहने लगते हैं। नेहा की शादी अभी नई नहीं हुई थी, लेकिन नई शादी होने के बाद भी रोहित नेहा की एक नहीं सुनता था। ऐसी ही एक रात नेहा रोहित से कहती है, रोहित, हमारी नई शादी हुई है, शादी के बाद सब लोग हनीमून के लिए जाते हैं, पर हम तो नहीं गए। कब जा रहे हैं हम? देखो नेहा, अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शादी की वजह से काफी काम पेंडिंग में है। पर रोहित। नेहा रोहित से आगे कुछ बोलती, उससे पहले रोहित वहां से चला जाता है। ये देखकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। आखिर बोलती भी कैसे, बेचारी की अभी नई नई शादी जो हुई थी। अगली सुबह नेहा गुस्से में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी रागिनी उसके पास आती है और उसको गुस्से में देख उसके गुस्से का कारण पूछती है। नेहा, क्या हुआ? इतने गुस्से में खाना क्यों बना रही हो? दीदी, गुस्से में खाना ना बनाऊं तो और क्या करूं? शादी के बाद तो लड़कियों की लाइफ इन सब में ही उलझ कर रह जाती है। अरे पर हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम्हारे और देवर जी के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो? दीदी, अगर झगड़ा होता भी ना तो भी समझ में आता, लेकिन ये झगड़ा भी नहीं करते ना। चुप रहकर भी ये इतना सब बोल जाते हैं कि क्या ही बताऊं। अरे हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें बस अपना ऑफिस दिख रहा है। मैं समझती हूँ ऑफिस का प्रेशर होगा, लेकिन क्या वो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकते? तो ये बात है, देवर जी तुम्हें टाइम नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मैं तो इनकी इस बात से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती, आखिर पति जो ठहरे। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां उनकी सास सुमित्रा आती है और दोनों देवरानी जेठानी को साथ में देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बहुएं यहाँ है। क्या बात है, घर के काम खत्म हो गए क्या? रागिनी बहू, लगता है तूने घर की काफी अच्छे से सफाई कर दी है, तभी तो इतनी फुर्सत से यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बस जा ही रही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि आज नेहा खाने में क्या बना रही है। अच्छा, तो तुझे खाने में इंटरेस्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, तुम दोनों का काम बदल देते हैं। माँ जी, दीदी मुझसे बस बात ही तो कर रही हैं, आप उन पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहू, तू अब इस घर में नहीं आई है ना, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं। सुमित्रा अपनी बात बोलकर वहां से चली जाती है।
अपनी सास को जाता देख अब रागिनी भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सभी घर वाले साथ में बैठे थे। तभी नेहा कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? देख ले बहू, जो सही लगे वो बना ले। माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज पूरी फैमिली कहीं बाहर चले। इससे आज नेहा को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और हम पूरी फैमिली कहीं बाहर भी घुमाएंगे। चुप करके घर का खाना खा लो तुम, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे फालतू में आ रहे हैं क्या? पर माँ जी। चुप कर, हर समय अपनी चटोरी जुबान बाहर निकालती रहती है। सुमित्रा ये बात बोली रही थी तभी रागिनी का पति राज अपनी माँ को जवाब देता है, क्या माँ, आप हर बात पर रागिनी को चुप क्यों करवा देती हो? अरे अगर आज उसका बाहर खाने का मन है तो आप क्यों मना कर रही हो? चलते ना बाहर, इसमें ऐसे बोलने वाली क्या बात है? राज रागिनी को सपोर्ट करता है और सभी को बाहर जाने के लिए तैयार होने को कह देता है। सुमित्रा भी अब तैयार होने चली जाती है। वहीं नेहा अपनी जिठानी के पास जाती है। वाह दीदी, आपकी तो बहुत चलती है। आपके लिए जेठ जी ने माँ जी को भी जवाब दे दिया। और नहीं तो क्या। अरे अपने पति को अपने काबू में रखना पड़ता है। उनको जितनी छूट दोगे ना वो उतना ही सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। इसलिए मैं तो अपने पति को कस कर रखती हूँ। पर दीदी जो भी है, आपकी माँ जी पर नहीं चल पाती। अरे वो तो माँ जी की उम्र बढ़ रही है ना, और तुम जानती हो बढ़ती उम्र के साथ इंसान बच्चा होता जाता है। इसलिए मैं उन्हें कुछ कहती नहीं। मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि तुम भी अपने पति को अपने काबू में रखना सीख लो, नहीं तो सास बाद में पहले वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचेगा। पर दीदी मैं ऐसा क्या करूं जो उनको अपने काबू में रख सकूं? कुछ नहीं, बस बात बात पर गुस्सा होने का नाटक करो, फिर देखो कैसे देवर जी तुम्हें मनाते हैं और तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। रागिनी की बात सुनकर नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने हाथों में साड़ियां रख रोहित को दिखाती है। रोहित जी देखिए ना, इन दोनों साड़ी में से कौन सी साड़ी पहनूं? नेहा तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए तुम जो भी पहनोगी सब अच्छा ही लगेगा। ये क्या बात हुई? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सोचकर कि आप मुझे अपनी पसंद बताएंगे, लेकिन आप है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं। आपसे मुझे और कोई उम्मीद ही नहीं है। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक्सपेक्ट करती है कि रोहित उसको मनाने के लिए आएगा लेकिन रोहित तो उसको मनाने आता ही नहीं। नेहा का नकली गुस्सा अब रियलिटी में बदल जाता है और बाहर जाने के बाद भी वो रोहित से बात नहीं करती। कुछ देर बाद जब सभी लोग घर आते हैं तो नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी आपने कहा था बात बात पर गुस्सा होना, फिर रोहित मुझे खुद मनाएगा, लेकिन वो तो मुझे मनाने ही नहीं आए। अरे नेहा थोड़ा सब्र करो, कल सुबह भी बात मत करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पास आता है वो। रागिनी की बात सुनकर नेहा एक बार फिर उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है पर नेहा सो जाती है। अगली सुबह भी नेहा रोहित से बात नहीं करती और शाम को जब रोहित घर आता है तो वो नेहा के लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है। नेहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ बहुत। बस इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर नेहा उसको गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा एक बार फिर रोहित से कहती है, रोहित अब तो हमारी शादी को टाइम भी हो गया है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। नेहा मैं जानता हूँ तुम्हारा बाहर जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। ऑफिस से मुझे ऑफ ही नहीं मिल रहा। मैं जब भी तुमसे बाहर जाने की बात करती हूँ तुम हमेशा मना कर देते हो। आखिर क्यों? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में। रोहित उसकी बातों का एक बार फिर जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। नेहा फिर से अपनी जेठानी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। हे भगवान, अब क्या करें? इससे पहले कि रागिनी आगे कुछ बोलती, सुमित्रा उसकी बात को काटते हुए आती है। नेहा बहू, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू कभी मेरे बेटे को अपने काबू में नहीं कर सकती। अरे तू एडवाइस भी किससे मांग रही है जिसका पति खुद उसकी नहीं सुनता? क्या दीदी भैया आपकी बात नहीं सुनते? नेहा की बात सुनकर रागिनी अपने नजरें झुका लेती है। हाँ नेहा, वो मेरी नहीं सुनते। वो तो बस मेरा सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा और कभी कभी ही उन्हें कुछ कहती हूँ। देख लिया तूने अपनी जेठानी को। अरे जैसा तेरी जेठानी का हाल है ना वैसा ही तेरा भी रहेगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दे क्योंकि वो मेरा बेटा है। और हाँ,
तुझे एक बात और बता दूं कि वो मेरी वजह से तुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये सब किया कराया आपका है। तो माँ जी, मैं आपको बता दूं कि अब वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पति है। और हाँ, मैं उन्हें अपने काबू में नहीं रखना चाहती। मैं बस उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले। जब तक मैं रोहित को परमिशन नहीं दूंगी वो तुझे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ। मैं उनको अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगी, मतलब लेकर जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। पहले मैंने सोचा था 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब नहीं। अब मैं इनके साथ पूरे हफ्ते के लिए बाहर जाऊंगी। और क्या हुआ अगर भैया दीदी के काबू में नहीं है? अरे कम से कम वो उनकी सुनते तो है। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले नेहा वहां से चली जाती है। और रात को जब रोहित आता है तो वो रोहित को बड़े ही प्यार से कहती है, रोहित, आज मैंने दीदी से बात की, वो बहुत उदास थी। अच्छा, पर क्यों? क्या हुआ भाभी को? अरे होगा क्या, भैया उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे। उन्हें कुछ भी बात करनी होती है तो या तो वो सो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं भैया, ऐसे तो उनके रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वही तो, क्यों ना हम उनके लिए कुछ प्लान करें। जैसे क्या? उन्हें कहीं बाहर भेज देते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे पर नेहा, माँ जाने नहीं देंगी। क्यों जाने नहीं देंगी? अरे हम भी चल लेंगे उनके साथ, इसी बहाने हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। रोहित को नेहा का आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो वैसा ही करता है जैसा नेहा कहती है। कुछ देर बाद रोहित सबको बुलाता है और सभी से कहता है, माँ, भैया और भाभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझसे बिना पूछे? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में ना गैप लेते रहना चाहिए। नहीं, वो दोनों अकेले कहीं नहीं जाएंगे। माँ, किसने कहा कि वो दोनों अकेले जा रहे हैं? अरे मैं और नेहा भी तो जा रहे हैं उनके साथ। नहीं, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ देखिए, अब हम बच्चे नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, हमें बाहर जाने दीजिए। अगर आपको चलना है तो आप भी चल सकती हैं। रोहित की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और अपनी छोटी बहू की तरफ देखती रहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब उसका ही किया कराया है। पर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती और इस तरह वो चारों 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर घूमने के लिए चले ही जाते हैं। कहते हैं कि आपके घर पर कौन किस नीयत से आता है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन गलत सलाह से आपके घर क्या हो सकता है, देखिए। बहू, मुझे ना तेरी वो सहेली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने सास ससुर के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। तुम ना उससे दूर ही रहा करो। हाँ, देखिए माँ जी, वो क्या करती है वो उसका मतलब है, लेकिन मेरे संस्कार तो मेरे साथ है ना। बस मेरा समय अच्छा बीते इसलिए कुछ देर उसके साथ रह लेती हूँ। अरे लेकिन बहू, साथ का असर दिखने में वक्त नहीं लगता। होता भी ऐसा ही है जिस बात का सासू माँ को डर था। माँ जी, आप तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखती। अरे देखिए तो कैसे दुबला हो रहा है। अरे उसका बाप भी बचपन में दुबला ही था, बाद में जाकर सेहत बनी है। और मैं ध्यान नहीं दे रही तो तू कौन सा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही है? तू ध्यान दे दे। अब बहू को आ जाता है गुस्सा। पता है, वो मेरी सहेली है ना रिमझिम, उसकी सास भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। भगा दिया, गांव में बैठी है आज वो बुढ़िया। हाँ बेटा, पक्का काम किया है मैंने। बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसी जबान चलाने वाली बहुओं को। जिस घर में तू बैठी है ना, वो मेरा घर है। मेरे पति ने मेरे नाम से खरीदा था। और तेरे पति की जो तनख्वाह है ना, उसमें तो तू कहीं एक कमरे के मकान में रह ले तो गनीमत है। बहू को समझ में आ जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी भी कच्चा नहीं है, लेकिन सहेली। अरे तो क्या हो गया, उनका मकान है तो बोल बंटवारा चाहिए। भाई, माँ बाप के प्रॉपर्टी में बेटे का बराबर का हिस्सा होता है। बुढ़िया को खुद खाना बनाना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पता नहीं तू कैसी नौकरानी बनकर रह लेती है। मुझे तो बड़ा दुख होता है तेरे लिए। तभी रिमझिम का पति मुकेश हाथ में कलछी लेकर आ जाता है। रिमझिम, खाना बना दिया है, पैक भी कर लिया है अपने लिए। अब मैं ऑफिस जाऊं? जाओ। और सुनो, शाम के लिए ना सब्जी ले आना। ये लो 10 रुपए तुम्हारा आज का खर्चा। रिमझिम, कुछ पैसे और दे दो ना,
वो क्या है ना, कभी कभी चाय के साथ कुछ खाने का भी मन कर जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो खाना लेकर जाना बंद कर दो। इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि तुमको चाय के साथ मठरी और बिस्किट भी खिलाऊं। जाओ यहाँ से। मुकेश, उसका पति, मुंह नीचे लटका कर वहां से चला जाता है। वाह रिमझिम, क्या बात है, तेरा पति तो पूरा तेरे कब्जे में है। और क्या, जरा सा ढील दे दो तो देखो। अरे कैसे माँ के साथ सर पर चढ़ जाता था, अब तो मैंने सबको लाइन पर रखा है। रिया घर आती है और अपने पति सतीश से कहती है, देखो कितना फालतू का खर्चा करते हो तुम। ये देखो, ये फिजियोथेरेपी वाले रोज का पैसा ले जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। अरे वही एक्सरसाइज रोज करवाते हैं। अपने मम्मी पापा को बोलो कि खुद कर लिया करे, हमारे बस के नहीं है ये सब खर्चे। अरे कैसे बात कर रही हो, पापा के पैर का ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी लेने के लिए खुद डॉक्टर ने कहा है। नहीं रिया। ठीक है फिर देख लो, कमाते तो हो नहीं तुम इतना कि खर्चा निकाल सको। कल को बच्चे के लिए कुछ बचाना है कि नहीं। फिर भी अगर तुम थेरेपी वाले को रोकने वाले नहीं हो तो मैं जा रही हूँ मायके। पति क्या करता, बीवी को मनाने के लिए माता पिता की थेरेपी रोक देता है। बेटा कई दिनों से फिर घुटने में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को दिखा दो। जी पिताजी, मैं कमरे से कार की चाबी लेकर आ रहा हूँ। बेटा जैसे ही कमरे में जाता है, पता है कितनी फीस है डॉक्टर की? पूरे 500 रुपए, ऊपर से दवाई लिखेंगे 100 अलग। इन लोगों को बोल दो अभी पैसे नहीं है हमारे पास। बेटा बाहर आकर कहता है, पिताजी अभी ना मेरे ऑफिस से फोन आ गया है, तो कल चलते हैं। बेटा पापा को दिखा दे, कहीं घुटना काम करना ही बंद ना कर दे। लेकिन बेटा तो बीवी के कहने पर रहता है और घर से बाहर चला जाता है। देखिए माँ जी, आज काम वाली नहीं आएगी। हाँ तो क्या करूं? मैं सोच रही हूँ कि काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। जो पैसे बचे उससे पिताजी का इलाज करवा देंगे। अब कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना माँ जी। सास भी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, वो मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन से, माँ जी मैं ना सब्जी काट रही हूँ, आप झाड़ू लगा लें और फिर पोछा। अब बेटा मैं सब्जी काट देती हूँ, वो झुककर झाड़ू तो मुझसे नहीं लग पाएगी। बहू जो बैठकर टीवी देख रही थी और हाथ में 2 आलू लेकर बैठी थी। नहीं माँ जी, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं सब्जी काटूंगी, आप झाड़ू के बाद पोछा लगा लेना। सास को उम्मीद होती है कि घर के काम से पैसे बचेंगे और उनसे पिता का इलाज कराएंगे। लेकिन पूरे 1 महीने बाद, बेटा सतीश पापा को डॉक्टर को दिखा देना। माँ वो इस बार त्योहार है तो पैसों की कमी है, अगले महीने पक्का। सास को गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाती है कि सब पढ़ाया बहू का ही है। फिर एक रोज, अरे ये क्या कर रही हो, ये बेटे और बहू का सामान क्यों निकाल रही हो? वो लोग आएंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन सास एक बार भी नहीं सुनती और बेटे बहू का सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है। थोड़ी देर में हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बेटा बहू घर आते हैं। अरे ये क्या, किसकी हिम्मत हो गई मेरे सामान को कमरे से बाहर करने की? मेरी हिम्मत हुई है। और हाँ, ये कागज है घर के, मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करती हूँ, निकल जाओ। क्योंकि कल यहाँ 2 पीजी लड़कियां रहने आ रही है, उनके पैसों से मैं अपना और अपने पति की दवाई, इलाज, खाना पीना सब कुछ कर सकती हूँ। अरे कैसी कलयुगी माँ हो तुम, कोई अपने बेटे को यूं ही घर से बेदखल नहीं करता। मैं ना कहती थी, तुम्हारी माँ के दिल में खोट है, खोट। खोट किसके दिल में है ये तो बहू ऊपर वाला देख रहा होगा। कल तक तुम लोगों के पास अदालती कार्रवाई के पेपर भी आ जाएंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी के जाने के बाद माँ रोने लगती है। देखो तुमने जो किया वो ठीक किया है। ये समाज की सोच है कि माता पिता बुढ़ापे में कितनी भी मुश्किलों का सामना करे, लेकिन बच्चों को कुछ भी बोलो तो कलयुगी हो जाए। उधर सतीश रिया से कहता है, यार कहाँ चले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, तुम्हारी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटा बहू कहाँ जाएंगे। मैं चली अपने मायके,
तुम अपना देख लो। अरे जिसके माँ बाप ने ही निकाल दिया हो उसके साथ मैं क्या करूंगी रहकर। रिया सतीश को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में बैठा सतीश सोच ही रहा होता है कि वो कहाँ जाए कि सामने एक माँ को देखता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। माँ, तूने भी तो कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पेट ना भरा हुआ है, तू खा। हाँ, और कुछ खाएगा? ले आऊं मैं? नहीं माँ, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू मुझे खुश करने के लिए ये बोल रही है। सतीश को अपनी माँ की याद आती है। वो भाग कर घर जाता है। माँ मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बस एक बार माफ कर दे माँ। माँ सतीश को गले लगा लेती है। वो जानती है कि बेटा ठीक रहा तो बहू की मजाल नहीं होगी कि किसी को दुख दे।